कल्पना कीजिए, आप 1750 की दुनिया में खड़े हैं। चारों ओर शांति है, खेत है, कच्चे रास्ते हैं और घरों में बैठकर लोग वस्त्र बुन रहे हैं। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई रेलगाड़ी नहीं। लेकिन इसी शांति में एक ऐसी शक्ति जन्म लेने वाली है जो आने वाली सदियों में मनुष्य की किस्मत, उसके काम का तरीका और दुनिया की पूरी व्यवस्था बदल देगी। यह कहानी है मशीनों के जन्म की, समाज के बदलने की और एक ऐसे युग की जिसने इतिहास को हिला कर रख दिया, औद्योगिकरण का युग, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे ब्रिटेन एक साधारण कृषि भूमि से निकलकर संसार की औद्योगिक राजधानी बन गया, कैसे हाथों में काम करने वाले कारीगर मशीनों की गरज में दबने लगे, कैसे भारत जो अपने श्रेष्ठ वस्त्रों के कारण पूरी दुनिया में सम्मानित था, उपनिवेशवादी नीतियों के चलते अपने ही बाजार में कमजोर पड़ने लगा, और कैसे नए शहर, नई फैक्ट्रियां, नए व्यापारी, नए मजदूर मिलकर एक नई दुनिया रचते हैं। आइए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करें। मशीनीकरण से पहले की दुनिया बहुत अलग थी। उत्पादन का काम घरों में होता था। व्यापारी गांव-गांव जाकर कारीगरों को धागा, ऊन या कच्चा माल देते और उनके बनाए उत्पाद को दूर दराज के बाजारों में बेचते। इस प्रकार से पूरा परिवार ही छोटा सा कारखाना बन जाता था। इस व्यवस्था को प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम कहा जाता है। लेकिन वास्तव में यह आने वाले बड़े परिवर्तन की तैयारियां थी। लोग नहीं जानते थे कि जल्द ही मशीनें इस सारी व्यवस्था को पलट देने वाली है। औद्योगिक क्रांति, जब मशीन ने पहली बार आवाज लगाई। 1760 के बाद ब्रिटेन में कई बार ऐसे आविष्कार हुए जिनसे उत्पादन की गति अचानक 10 गुना बढ़ गई। स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम और सबसे बढ़कर जेम्स वाट का स्टीम इंजन, इन मशीनों ने मेहनत, समय और लागत तीनों को बदल दिया। जहां एक कारीगर एक दिन में जितना धागा काट पाता था, मशीन कुछ ही घंटों में उसे कई गुना ज्यादा कर देती थी। मशीनें थकते नहीं थी, रुकती नहीं थी और लगातार काम करती थी। यहीं से कारखानों का युग शुरू हुआ। लगातार उठता धुआं, लोहे की चिल्लाहट और अंदर कठिन अनुशासन। फैक्ट्री का अनुशासन, मजदूर और मशीन का संघर्ष। नई फैक्ट्री में सख्त नियम लागू थे। समय ही सब कुछ था। देर से आना मना था, जल्दी जाना अपराध था। मशीन को एक क्षण के लिए भी रोकना नुकसान माना जाता था, इसलिए मजदूर भी रुक नहीं सकते थे। 12 से 14 घंटे रोज काम करना आम बात बन गया था। कई जगह बच्चे तक को फैक्ट्रियों में लगा दिए जाते थे। फैक्ट्री मालिकों के लिए यह व्यवस्था कारगर थी, लेकिन मजदूरों की जिंदगी कठिन और थकावट से भरी हुई होती थी। मशीन की गति इंसान की सांसों से तेज थी और यह संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। भारतीय बुनकर गौरव से संघर्ष तक की कहानी। जब ब्रिटेन में मशीनें फैल रही थी, तब भारत दुनिया के बेहतरीन वस्त्र बनाता था। बंगाल का मलमल, ढाका का महीन मलमल, बनारस की ब्रोकेट, ये सब इतने प्रसिद्ध थे कि अंग्रेज व्यापारी भारतीय कपड़ों से मुकाबला नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने कपटपूर्ण नीतियां अपनाई। भारतीय कपड़ों पर कर लगा दिया गया। भारतीय बुनकर कच्चा माल महंगा तथा तैयार माल सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। धीरे धीरे लाखों बुनकर बेरोजगार होने लगे। जिन हाथों की कला दुनिया में सराही जाती थी, वही हाथ भूख और कर्ज से कांपने लगे। कोयला और लोहा। औद्योगिक युग का सच्चा आधार कोयला और लोहा थे। कोयला स्टीम इंजनों को शक्ति देता था और स्टीम इंजन फैक्ट्रियों, जहाजों और रेलगाड़ियों को। लोहे से पुल, इंजन और नई मशीनें बनती थी। हर नया निर्माण, हर उन्नति इन दोनों पर टिकी हुई थी। लेकिन इन्हें निकालने वाले मजदूर अंधेरी खतरनाक खानों में कठिन जीवन जीते थे। फिर भी इन्हीं के श्रम से नया औद्योगिक समाज खड़ा हुआ। नए शहरों का निर्माण, विकास का उजाला और अंधेरा। फैक्ट्रियों के बढ़ने से शहर तेजी से फैलने लगे, लेकिन ये विकास जितना चमकदार दिखता था, उतना ही खराब हालत भी लेकर आया। भीड़ भाड़, गंदगी, गंदा पानी, बीमारी और छोटी छोटी झुग्गियां, यह शहरों का दूसरा चेहरा था। विकास की रोशनी कभी कभी मजदूर वर्ग के लिए अंधेरा साबित होती थी। औद्योगिकरण ने अवसर तो दिए, लेकिन संघर्ष भी उतना ही डाला। ब्रिटेन मशीनों के सहारे आगे बढ़ रहा था और दुनिया उसकी राह देख रही थी। पर भारत और एशिया के उभरते उद्योगपति सोच रहे थे, क्या मशीनें सब कुछ छीन लेंगी? क्या पारंपरिक कला फिर से जन्म लेगी? इसे जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। भारतीय उद्योगों का पुनर्जन्म। 20वीं सदी के आखिरी दशकों में भारत में नए अवसर जन्म लेने लगे। बॉम्बे, अहमदाबाद और मद्रास में आधुनिक कपड़ा मिलें खुली। टाटा, वाडिया, बिरला और गोदरेज जैसे उद्योगपतियों ने विदेशी व्यापार की पेचीदगियों को समझकर भारत को एक नई औद्योगिक दिशा दी। मशीनों से चलने वाली भारतीय मिलें अब बड़ी मात्रा में कपड़ा बनाने लगी। मैनचेस्टर बनाम भारत। ब्रिटेन का मशीन से बना कपड़ा भारत में सस्ता बिकता था, जिसे भारतीय मिलों को संघर्ष करना पड़ता था।
लेकिन धीरे धीरे भारत में स्वदेशी भावना बढ़ने लगी। लोग अपने देश में बने सामान को अपनाने लगे और 1905 के स्वदेशी आंदोलन ने इस भाव को और गहरा कर दिया। अब भारतीय उद्योग केवल व्यवसाय नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन चुके थे। भारतीय मिलों को नया बाजार, नया विश्वास और नई शक्ति मिल गई। लेबल, पहचान और बाजार की नई कहानी। जब बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो व्यापारी अपने माल को पहचान देने के लिए आकर्षक लेबल लगाने लगे। कहीं शेर का चिन्ह, कहीं जहाज का, कहीं ताजमहल का, तो कहीं शक्ति और विश्वसनीयता का प्रतीक। यह वही समय था जब ब्रांड की अवधारणा जन्मी। साधारण सा लेबल भी ग्राहक को आकर्षित करता और भरोसा दिलाता। हाथ की कला और मशीन का संसार, दो धाराएं साथ साथ। मशीनें तेज, सस्ती और लगातार काम करने वाली थी, लेकिन हाथों की कला में एक आत्मा थी, एक गहराई थी। औद्योगिक युग में ये दोनों धाराएं एक दूसरे से टकराती भी रहीं और सह अस्तित्व भी बनाए रखी। कुछ काम मशीनों ने लिए, लेकिन अनेक पारंपरिक कलाएं आज भी मनुष्य के हाथों पर निर्भर है। यही औद्योगिकरण की सुंदरता है, यही विरोध भी है और मेल भी। रेल, जहाज और वैश्विक व्यापार में दुनिया सिमटने लगी। रेलवे और बड़े जहाजों के आने से दुनिया एक बाजार में बदलने लगी। कच्चा माल एक जगह से निकलकर हजारों किलोमीटर दूसरी जगह पहुंचता और तैयार सामान दुनिया के कोने कोने में भेजा जाता। यही वैश्वीकरण का आरंभ था। भारत का कपास बॉम्बे बंदरगाह से ब्रिटेन जाता, वहाँ मशीनों से तैयार होकर फिर भारत ही लौटा। व्यापार चक्र औद्योगिकरण की गति को और तेजी से बढ़ाते गया। मजदूर आंदोलनों का उदय, अधिकारों की मांग, लंबे समय की कठोर मेहनत, कम मजदूरी और कठिन जीवन ने अंततः मजदूरों को एकजुट कर दिया। वे समय, वेतन, सुरक्षा और सम्मान की मांग करने लगे। बच्चों के श्रम को समाप्त करने की मांग भी इसी काल में उठी। ये सामाजिक बदलाव भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भरता। 1905 का स्वदेशी आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक स्वतंत्रता की पहली पुकार थी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाओ के नारे ने भारतीय उद्योगों को नए ग्राहक, नई ऊर्जा और एक नई राष्ट्रीय पहचान दी। यही वह समय था जब भारत ने औद्योगिक दृष्टि से खुद को पुनः स्थापित करना शुरू किया। औद्योगिकरण का युग केवल मशीनों, फैक्ट्रियों और तकनीक की कहानी नहीं है, यह मनुष्य की संघर्ष, परिश्रम, सपनों और बदलाव की कहानी है। यह बुनकरों के दर्द और उद्योगपतियों की चाहत की कहानी है। यह शहरों की हलचल, मजदूरों की आवाज और वैश्विक बाजार की शुरुआत की गाथा है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विकास सीधा नहीं होता। कभी किसी की रोशनी तेज होती है, कभी किसी का अंधेरा गहरा, लेकिन इतिहास हमेशा परिवर्तन से आगे बढ़ता है और यही परिवर्तन मानव सभ्यता को नई युग की ओर ले जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।